Hello students, today I bring for you new chapter and that is class 10th biology section and chapter name is heredity and evolution. In this chapter we are going to study about only heredity because evolution topic is removed by NCERT in your syllabus. So let's start heredity. Here are some terms are there. Heredity, that is also called inheritance. It is the transmission of characters from parents to offspring. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स मीन्स जैसे कि हम सब आए हैं अपने अपने पेरेंट्स से, बोथ फादर एंड मदर ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपनी जो जीन्स है, क्रोमोजोम्स है, प्रोटीन्स है, उसी से ही उनका ही कैरेक्टर हमारे अंदर आया हुआ है. तो जो जो कैरेक्टर पेरेंट से आपके पास आया हुआ है, ऑफस्प्रिंग मतलब कि न्यू जनरेशन. पेरेंट आपका हो गया ओल्डर जनरेशन, ऑफस्प्रिंग न्यू जनरेशन. ओके, फिर आप जब पेरेंट्स होंगे, आपके जब बच्चे होंगे तो आप ओल्डर जनरेशन हो जाओगे और वो हो जाएंगे न्यू जनरेशन. तो हेरिडिटी का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? उस कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के पास. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे देंगे हम, स्किन कलर हो गया, स्किन कलर, फेशियल शेप, हेयर कलर, इवन ब्लड ग्रुप ऑल्सो. आपकी हाइट भी डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर. ओके, सो ये कुछ रफली मैंने एग्जांपल्स दे दिया. इवोल्यूशन का मतलब यहां पर दिया गया है, इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशन. इवॉल्व होना कोई चीज, बदलाव होना उसमें. ओके, अगर हम अर्थ में देखेंगे लाइफ की क्रिएशन की, तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि शुरुआत में सब के सब क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट थे. उसमें लाखों साल बाद वेरिएशन आता रहा, रिप्रोड्यूस करता गया, बदलाव आता गया और उसी से आज इतने वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर. तो ये हुआ एक तरह का इवोल्यूशन. जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये इवोल्यूशन के बारे में दिया गया है. पहला यूनिसेलुलर एमीबा था, फिर धीरे धीरे आपके मल्टीसेलुलर बने, देन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए और फिर अभी टॉप की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो इवोल्यूशन टॉपिक जो आपकी हट चुका है कोर्स से, सिलेबस से, तो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में. देखो, पहला टॉपिक आता है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एक्युमुलेट होना मतलब कि ट्रांसफर होते रहना, बदलाव ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. Inheritance from previous generation provides common basic body design and minute changes for next generation. Obviously, inheritance का मतलब क्या होता है? प्रीवियस जनरेशन से कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में बदलाव आया हुआ है, बेसिक बॉडी डिजाइन, और माइन्यूट चेंजेस मतलब कि बहुत ही कम चेंजेस दिखा देता है. सेकेंड जनरेशन गेट्स इनहेरिटेड डिफरेंसेस एंड न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस. जो न्यू जनरेशन आया हुआ है उसमें उसने पहले तो कुछ पेरेंट्स का कैरेक्टर होगा और उसके साथ साथ कुछ अपने एक नया कैरेक्टर भी लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो अपनी फादर के या फिर मदर के, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, आपने उन दोनों का जो क्रोमोसोम्स आया हुआ है वो क्या दिखाता है? दोनों का मिक्स्ड कैरेक्टर दिखाता है आपकी बॉडी में. उसके साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो आपके पेरेंट्स के पास नहीं है, आपकी ग्रैंड पेरेंट के पास हो सकता है. तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये चेंजमेंट आता रहता है. इन asexual reproduction, the resultant individual get only very minor differences due to a small inaccuracy in DNA copy. asexual reproduction मतलब कि जहां पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में देखेंगे. अभी बस इतना समझ लो, asexual reproduction का मतलब क्या होता है ना, सिंगल पेरेंट आगे चल के डिवाइड हो जाता है, सिंगल मदर सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और उसको हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और उसमें जब होता है तो बहुत ही माइनर चेंजेस दिखाई देता है, माइनर डिफरेंसेस दिखाई देता है, क्योंकि डीएनए जब कॉपी होता है तो उसमें इनएक्यूरेसी होता है, बहुत ही कम इनएक्यूरेसी पाया जाता है. हाउएवर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेटर डाइवर्सिटी इज जनरेटेड. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है. The variation in a species have no equal chance of surviving in the environment. The variations in a species have no equal chances of surviving in the environment. For example, कोई एक ऑर्गेनिज्म के मान लो कि 4-5 ऑफस्प्रिंग्स हुए, तो ये जरूरी नहीं होता
कि वो पांचों सरवाइव करेंगे जो आपकी बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ कोप कर पाएंगे। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि कोप नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनका डेथ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैट की लेते हैं। कैट जो होता है एक बार में 5 से 6 ऑफस्प्रिंग लेके आता है ना। उसमें से बहुत ही ये भी चांसेस होता है कि उसमें से सारे 6 के 6 प्रॉपर तरीके से ग्रो हो सके, सरवाइव कर सके एनवायरनमेंट के साथ। और ऐसा भी होता है कि उसमें से 1-2 सरवाइव नहीं कर पाते और उनका डेथ भी हो जाता है। तो यहाँ पर ही बताता है जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन इन स्पेसीज हैव नो इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। ऑब्वियसली वेरिएशन के हिसाब से डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस एंड ऑल्सो डिसएडवांटेजेस। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बदलाव आया हुआ है जो कि हीट को सर्वाइव कर सकते हैं। जितना भी हीट होता है, एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत हीट है, वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि पोलर बियर है। पोलर बियर है वो मोस्टली अंटार्कटिका आर्कटिक सर्कल में रहता है, तो वहाँ पर वो कोल्ड के साथ खुद को ऐसे इवॉल्व कर चुका है कि वो उस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से रह सकता है। अगर उस पोलर बियर को आप शिफ्ट कर दोगे किसी डेजर्ट एरिया में तो वो उसका डेथ हो जाएगा कुछ ही दिन में। सेम उसी तरह डेजर्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कैमल हो गया, कैमल को आप लेके जाओगे किसी कोल्डर रीजन में तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो जो जिस जगह पर खुद में इवॉल्व लेके आया हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन उसी जगह पर रह रहा है, वो वहाँ पर अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। एनवायरमेंट के साथ साथ खुद को वेरिएशन लेके आना, बदलाव होना, उसको वो एक बेसिस होता है इवोल्यूशन का। एनवायरमेंट फैक्टर के साथ साथ जो बदलाव आता रहता है उसको इवोल्यूशन कहा गया। सिंपल सी बात है। ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये आपका एक बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है, उसके पास मान लो इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 जैसा बनाया गया है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ऐसे से रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस हुआ, देख सकते हो एक एक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस आया। जैसे इसका यहाँ पर डिफरेंस आया और इसका इस जगह पर डिफरेंस आया सेम, और ये आगे चल के और डिवाइड होंगे तो इस तरह से और जनरेशन बढ़ता गया और उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस आता गया। ये भी देखोगे, ये भी आपका एक इवोल्यूशन का दिखाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो उनमें कैसे बदलाव आता है। और ये कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की मतलब थर्मोफिलिक मतलब कि जो ऐसे बैक्टीरिया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, जो हीट को सर्वाइव कर सकते हैं या फिर बहुत गर्म एरिया में भी सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो किस तरह के बैक्टीरिया होंगे ना, वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, क्योंकि उनमें ऐसा बदलाव आया हुआ है कि वो एक्सेस हीट को भी सर्वाइव कर पाते हैं। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि उनमें वो इवॉल्व हुए हैं उस एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट हम आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? ए चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डज नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। एक चाइल्ड के पास नॉर्मली बेसिक फीचर्स होता है इंसान की तरह, मतलब कि सेम फेस होगा, 2 आईज होंगे, 1 नोज होगा, 2 ईयर होगा, माउथ होगा, 2 हैंड, 2 लेग्स होंगे, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होगा इंसान के बच्चे जैसा ही। लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता अपनी पेरेंट्स का। ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट वेरिएशन, एग्जाम्पल वेरिएशन इन ईयर लोब्स, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जहाँ पर क्या दिया गया ना, इंसानों में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, ये डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में ही है, ये फ्री ईयर लोब है और ये अटैच्ड ईयर लोब है। इंसानों में भी इस तरह से डिफरेंट ईयर लोब्स देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया, ये एक कैरेक्टर को लिया गया है, इसे बहुत सारे हैं। मोस्ट इंडिविजुअल्स है फ्री ईयर लोब। अगर हम बात करेंगे पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो उसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन की
ईयरलोब कैसा होता है ना, फ्री होता है। तो जिसका नंबर ज्यादा उसको हमने कहा डोमिनेंट ट्रेट। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। यहाँ पर जो इनहेरिटेड लिखा गया, इनहेरिट मतलब कि ये वो कैरेक्टर है जो आपको मिला हुआ है आपकी पेरेंट्स से, उसको कहा गया इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा गया। जैसे कि एग्जांपल, फ्री ईयरलोब ज्यादा इंसानों में पाया जाता है। आप भी अपना चेक कर सकते हो, आपके भी फ्री होगा। बहुत ही कम केसेस ऐसे होंगे जिनकी की अटैच्ड ईयरलोब्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जिनका नंबर ज्यादा है पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, उसको हमने रखा डोमिनेंट ट्रेट में। डोमिनेंट मतलब कि जो पावरफुल कैरेक्टर है, जो ज्यादा पॉपुलेशन में दिखाई देता है। सेम अटैच्ड ईयरलोब जो होता है ये बहुत ही कम पॉपुलेशन में पाया जाता है, तो इसको हमने रखा रिसेसिव ट्रेट में रखा है इसको हमने। रिसेसिव मतलब कि ये वो कैरेक्टर है जो इतना पावरफुल नहीं है पर बहुत ही कम पॉपुलेशन में दिखाई देता है। जैसे कि नॉर्मली जो आपका हेयर कलर है, इंडियन हो तो हेयर कलर क्या है, डार्क है, ब्लैक कलर के हेयर कलर होता है। तो ब्लैक हेयर कलर क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। और बाकी जिसके जो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, व्हाइट कलर किसी किसी का होता है, तो व्हाइट कलर हो गया आपका रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। यहां पर एक और चीज आपको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, इतना याद रख लेना। इनहेरिटेड ट्रेट्स की जो बात हो रही है, ये वो कैरेक्टर है जो आपको आपकी पेरेंट्स से मिला हुआ है। और इसका एक ऑपोजिट होता है जिसको हमने कहा एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं ना, ये वो कैरेक्टर है जो आप बर्थ के बाद वो चीज आपके पास आता है। जैसे कि आप बर्थ हुए, उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपने हिंदी बोलना सीखा, हिंदी जो लैंग्वेज है आप उसे बोलना सीखा। तो हिंदी लैंग्वेज बोलना समझना ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर जब आपकी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, आपके जब बच्चा होगा वो सीधा पैदा होते ही हिंदी बोलने लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और डेथ के साथ साथ वो कैरेक्टर चला भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डांस करना सीखा, कोई भी और चीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन है, आपने उसके ऊपर आप बहुत ही माहिर हो गए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसमें भी वो कैरेक्टर पहले से ही होगा, ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है उसके पास सचिन का जो खेलने की जो, सचिन को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहा गया है ना। तो उसके क्रिकेट खेलने की जो टेक्निक्स है वो उसके बेटे के पास नहीं है। हाँ, वो मेहनत करके सीख सकता है, उससे भी और अपना नाम बना सकता है, लेकिन पेरेंट कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर को। एक्वायर्ड ट्रेट मतलब क्या होता है, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आप डेथ बर्थ के बाद सीखते हो और डेथ के साथ साथ वो कैरेक्टर आपके साथ ही खत्म हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो हमने अभी देखा इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसमें हमने देखा डोमिनेंट और रिसेसिव देखा हमने, और एक्वायर्ड कैरेक्टर को मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, दैट इज मेंडेलियन कंट्रीब्यूशन। अब देखो क्या दिया गया, फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, दैट इज ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अब यहां पर क्या हुआ ना, अब इसके ऊपर मेंडल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर थोड़ा और डेटा प्रोवाइड किया हमें, और उन्होंने ये कहा कि फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। मतलब जितना आपकी पेरेंट से, आपकी फादर से जितना कैरेक्टर से आएगा, सेम कैरेक्टर, सेम टाइप की कैरेक्टर उतना ही आपकी मदर से भी आएगा। और दैट इज ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। दोनों का कैरेक्टर मिलके आपके पास एक मिक्स्ड कैरेक्टर आता है। Thus for each trait there will be 2 versions in each child। इसलिए हर एक कैरेक्टर को देखते हुए हर एक बच्चे में 2-2 वर्जन्स पाए जाते हैं। कुछ फादर का भी मैच होगा, कुछ मदर से भी मैच होगा। ग्रिगोर जोहान मेंडल 1822 से 1884 worked out the main rules of such inheritance। Mendel used several contrasting visible characters of a garden pea, Pisum sativum। Example, round wrinkled seed, tall short plant, white violet flower, etc। यहां पर देखोगे मेंडल इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हाँ कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से
ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। अब ये तो चलो हाँ ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आता है हम देख के बताते हैं कि हाँ वो पेरेंट से थोड़ा बहुत उसका फेशियल मैच कर रहा है ना, स्किन कलर मैच कर रहा है, हेयर कलर मैच कर रहा है। लेकिन इसको साइंटिफिकली प्रूफ किसने किया था ना, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने किया था। इन्होंने लिया था एक पर्टिकुलर प्लांट का लिया था, मतलब कि गार्डन पी जो मटर आता है ना, उस प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसमें उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर लिया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि जैसे कोई प्लांट को आप देख रहे हो, कोई भी पेड़ आपके सामने है आप देख रहे हो, तो उसको देखते हुए आप क्या डिसाइड कर, आप देखते क्या हो ना, उसका फ्लावर का कलर कैसा है, हाइट कैसा है प्लांट का, फ्रूट कैसे आते हैं, ये सब तो आप देखते हो। उस फ्रूट के अंदर जो सीड है उनका नंबर कितना है, सीड का शेप कैसा है, ये सब आप देखते हो ना। तो यहाँ पर भी मेंडल ने इस चीज को देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी के ऊपर। अब गार्डन पी और जो मटर होता है जिसका बॉटनिकल नाम है पिजम सटाइवम, इसको मेंडल ने क्यों चूज किया, मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम्स में ना। ये जो प्लांट है गार्डन पी जो है, आप इसको साल में 4 बार इस प्लांट को लगा सकते हो। पहली बात तो ये पार्टिकुलर एनवायरमेंट को नहीं देखता कि हाँ सिर्फ रेनी सीजन में होगा या समर सीजन में होगा या विंटर में होगा। ये प्लांट किसी भी सीजन में ग्रो हो सकता है, पहला। दूसरा, इस प्लांट को आप ज़्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो भी ये प्लांट ग्रो कर लेगा। थर्ड, ये जल्दी जल्दी प्लांट जो है मेच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फ्रूट आ जाएगा उसमें, मतलब मटर आ जाएगा, और फिर न्यू जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेंडल ने चूज किया गार्डन पी को। ओके, और उसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया मेंडल ने, जैसे कि उसके सीड का शेप कैसा है। जब मेंडल ने देखा तो सीड का शेप कैसा दिखा ना, कुछ जो मटर होता है वो राउंड दिखे तो कुछ रिंकल्ड दिखाई दिए, रिंकल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। कुछ प्लांट टॉल हुए तो कुछ शॉर्ट हुए, कुछ प्लांट में व्हाइट कलर के फ्लावर आया तो कुछ प्लांट में वायोलेट कलर का फ्लावर आया। तो ये कुछ मेंडल ने कैरेक्टर्स लिया, और देखो यहाँ पर दिया गया है टॉल डॉर्फ प्लांट की हाइट हो गया, फ्लावर का पोजीशन लिया गया एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल मतलब ऐसे साइड में, टर्मिनल मतलब पूरे ऊपर तक, वायलेट एंड व्हाइट कलर के फ्लावर। और जो पॉड होता है जिसके अंदर मोटर रहता है जिसको पॉड कहा गया, पॉड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई दिया, देखो फुल लिखा गया है, ये प्रॉपरली मतलब पॉड है, एकदम प्लेन है उसके बॉर्डर। जबकि कुछ प्लांट में कैसे हुए ना, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड दिखाई दिए, ये भी एक कैरेक्टर है। फिर पॉड का भी कलर लिया गया, ग्रीन कलर के पॉड, येलो कलर के पॉड लिया गया। फिर जो मटर निकला उसमें से कुछ राउंड निकले तो कुछ ऐसे निकले जो कि रिंकल्ड है कुछ प्लांट से। और यहाँ पर लिया गया मटर का कलर भी लिया गया, कुछ येलो दिखाई दिए तो कुछ ग्रीन कलर के दिखाई दिए। तो इस तरह से मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर्स लिया। तो लगभग हम कहेंगे तो मेंडल कितने कैरेक्टर्स लिए थे गार्डन पी से ना, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कितने लिए थे? 7 पेयर। ये आपका हाइट हो गया पहला, ये आपका फ्लावर पोजीशन हो गया, फ्लावर कलर, ये पॉड का शेप, ये पॉड का कलर, ये सीड का शेप और सीड कलर। इस तरह से 7 पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने लिया था। ओके, जो जो पहले लिखा गया जैसे कि टॉल, एक्सियल, वायोलेट, फुल, ग्रीन, राउंड, येलो, ये सब क्या, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है। दीज ऑल आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और जो बाद में लिखा गया है ड्वार्फ, टर्मिनल, व्हाइट, कॉन्स्ट्रिक्टेड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, ये सब आपका हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। मतलब ये वो कैरेक्टर है जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। डोमिनेंट मतलब कि जो पावरफुल कैरेक्टर है, जो ज्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह से मेंडल ने चूज किया था गार्डन पी को, ताकि उनको ये 7 पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखाई दे सके और आसानी से आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स है, ये विजुअल कैरेक्टर्स हैं, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है और साल में 3-4 बार न्यू ऑफस्प्रिंग्स ला सकता है। अगर मेंडल इंसान को चूज करते तो उनके पास ज़्यादा जनरेशन को एक्सपेरिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए इतना टाइम नहीं रहता, तो टाइम का भी बचत हुआ यहाँ पे, है ना। और ये जो प्लांट है गार्डन पी, पिजम सटाइवम, ये क्या है, ये एनुअल प्लांट है, मतलब साल के किसी भी सीजन में ये ग्रो हो सकता है। क्वेश्चन पूछेगा मॉडिफाइड करके और आपको ये सब बतानी है। क्लियर है? अभी आपके सैम्पल पेपर आ जाएंगे मार्केट में,
और आप उनमें देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चंस होगा ही होगा, गारंटीड है ये। नेक्स्ट, रूल फॉर इनहेरिटेंस ट्रेट ऑफ मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल ने और देखो क्या क्या किया ना, ये भी आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ही क्रॉस्ड टॉल प्लांट विथ ए शॉर्ट प्लांट, मतलब कि मेंडल ने क्या लिया ना, टॉल प्लांट लिया, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया। और यहां पर उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि जो टॉल प्लांट है इसके पास क्या था, ये जो प्लांट टॉल बना है इसके पास 2 कैपिटल टी लिखा गया है ऐसे ऐसे, और जो शॉर्ट प्लांट है उसमें 2 स्मॉल टी ऐसे लिखा गया है। तो जो टी, एक सिंगल टी क्या बताता है, इट इज कॉल्ड एलिली। क्या कहते हैं इसे, इट इज कॉल्ड एलिली। ओके, मतलब कि ये जो 2 क्यों लिखा गया है, अभी हमने देखा कि फादर एंड मदर दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं एक पार्टिकुलर ट्रेट को। जैसे कि आपकी हाइट टॉल है, इसका मतलब यह है कि फादर से इक्वल जो पार्टिकुलर क्रोमोजोम आया हुआ है, वो हाइट के लिए जो क्रोमोजोम था वो फादर से भी आया हुआ है, मदर से भी आया हुआ है। दोनों का यहाँ पर दोनों क्रोमोजोम्स मिलके आपकी हाइट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो एलीली की बात करेंगे, एक एलीली, एक कैपिटल टी आया हुआ है फादर से, एक कैपिटल टी आया हुआ है मदर से। अगर फादर एंड मदर बोथ आर टॉल, देन द ऑफस्प्रिंग विल ऑल्सो टॉल। इसे देखते हुए मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिया और एक प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। प्योर मतलब कि यहाँ पर फादर भी ड्वार्फ था, मतलब हाइट में छोटा था, शॉर्ट था, मदर भी शॉर्ट थी। दोनों का जो प्लांट आया यहाँ पर वो भी शॉर्ट ही होगा ऑटोमेटिकली। तो मेंडल ने क्या लिया यहाँ पर देख सकते हो, मेंडल ने यहाँ पर लिया टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, और हम कह सकते हैं प्योर टॉल प्लांट, प्योर शॉर्ट प्लांट लिया मेंडल ने। इनके बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब क्या हुआ ना, ये एक तरह का पॉलिनेशन होता है, मतलब कि जो टॉल प्लांट की फ्लावर को ये शॉर्ट प्लांट के फ्लावर के साथ मिक्स कराया, जिसको हमने कहा क्रॉस्ड। ही क्रॉस्ड टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, जिसको पॉलिनेशन भी कहा जाता है। पॉलिनेट कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आया, जो न्यू जनरेशन आया, इसको F1 प्रोजेनी कहा जाता है। प्रोजेनी मतलब न्यू जनरेशन भी कह सकते हैं। ओके, F1 मतलब कि F1 का फुल फॉर्म क्या है ना, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इतना याद रखना। F1 प्लांट को क्रॉस किया, ऑल प्लांट वे टॉल, और मेंडल ने क्या देखा कि सारे प्लांट से टॉल हुए। अब देखो, हमने कहा था कि दोनों का मिक्स्ड कैरेक्टर आता है, तो प्योर टॉल प्लांट, प्योर शॉर्ट प्लांट का मिक्स्ड कैरेक्टर आया, और टॉल यहाँ पर डोमिनेंट था, वो भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। टॉल डोमिनेंट, शॉर्ट रिसेसिव था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारे प्लांट टॉल तो हुए, लेकिन यहाँ पर देखो एलीली में डिफरेंट कर दिया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी दिया गया, क्योंकि स्मॉल टी मदर से आया हुआ है ड्वार्फिज्म, और कैपिटल टी फादर से आया हुआ है। टॉल डोमिनेंट है, मतलब कि वो सारे प्लांट क्या हुए, डोमिनेंट हुए। यहां पर इसको हमने कहा देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कोई भी मीडियम हाइट के प्लांट नहीं था। दैट इज ओनली वन पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड, मतलब कि दोनों में से किसी एक पेरेंट का, मतलब फादर का ही कैरेक्टर दिखाई दिया। वन पेरेंटल ट्रेट will be expressed, was expressed. This expressive trait is called dominant. तब मेंडल ने माना कि हाँ, यहाँ पर जो टॉलनेस था वो डोमिनेंट है, और शॉर्टनेस जो था वो रिसेसिव हो गया, वो चुप गया, और जो सप्रेस हो गया कैरेक्टर उसको रिसेसिव का नाम दिया मेंडल ने। इतना आपको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे। ये तो था आपका F1 जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन था। ये सेकेंड जनरेशन मतलब क्या लिया ना, ये जो प्लांट हुई यहाँ पर, अब इनमें से कुछ प्लांट, मान लो ये मेल प्लांट होगा, ये फीमेल प्लांट होगा, इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस करवाया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर देखोगे तो मेंडल ने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, और क्रॉस कराने के बाद जो F1 रिजल्ट आया था यहाँ पर, उनके बीच में मेंडल ने क्रॉस किया, और फिर जब न्यू जनरेशन आया, मतलब सेकेंड जनरेशन जो आया, उसमें से सिर्फ 75% टॉल दिखाई दिया, और एक क्वार्टर मतलब 25% शॉर्ट दिखाई दिया। मतलब देखो यहाँ पर जो दिखाई दिया ना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, ये ड्वार्फ हो गया।
ओके, ये सॉर्ट हो गया। मतलब कि यहाँ पर मेंडल थोड़ा कंफ्यूज भी हुए और एक न्यू डेटा उनके पास आया, और वो ये था कि जो सॉर्टनेस था, यहाँ पर जो सॉर्टनेस कैरेक्टर था पेरेंट प्लांट के पास, जब इनके पास आया तो वो छुप गया था, मतलब हाइड हो गया था, वो कैरेक्टर सप्रेस हो गया था, इसलिए उसको रिसेसिव कहा गया। और जब इनके बीच में ही क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ, रिजल्ट में आया ना, यहाँ पर तो F1 में 100% प्लांट यहाँ पर क्या थे, टॉल थे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ 75% प्लांट टॉल हुए और बाकी 1/4 प्लांट 25% शॉर्ट हुए। दिस इंडिकेट्स दैट बोथ traits tall and short were inherited in F1 plant, but only the tallness trait was expressed. और ये दर्शाता है कि दोनों कैरेक्टर टॉल एंड शॉर्ट दोनों इनहेरिट हुआ, मतलब कि ट्रांसफर हुआ F1 प्लांट के पास, लेकिन सिर्फ टॉलनेस ही दिखाई दिया और शॉर्टनेस हाइड हो गया। Thus he proposed 2 copies of factor, now called the genes, control trait in sexually reproducing organism. तो इन्होंने ये देखा, तो इन्होंने ये प्रपोज किया कि जो जीन्स, जो फैक्टर होता है, पहले इन्होंने फैक्टर का नाम दिया और इसी फैक्टर को बाद में जीन का नाम दिया गया, जो आज भी दिया जाता है। जीन्स कंट्रोल करता है इन कैरेक्टर को, और ये आइडेंटिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज को देखते हुए ये डिफरेंट भी हो सकता है और आइडेंटिकल सेम भी हो सकता है। और यहाँ पर मेंडल ने फाइनली इन 2 जनरेशन के बाद, 2 क्रॉस ऐसे करने के बाद मेंडल ने क्या देखा ना, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। क्या होता है ये देखो, 2 रेशियो के बारे में मेंशन किया गया है। फिनोटाइपिक, फिनोटाइप मतलब कि टॉल एंड शॉर्ट, बाहर से देखने पर जो कैरेक्टर आपको दिखाई देता है उसको हमने कहा फिनोटाइपिक कैरेक्टर। प्लांट का आपने दूर से देखा कि हाँ कुछ प्लांट टॉल है कुछ शॉर्ट है, इसको हमने कहा फिनोटाइपिक। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करेंगे इस बारे में, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दूर से देख रहे हो आप, टॉल कितने हैं ना, ये 1 2 3, ये तीनों टॉल है ना। तो फिनोटाइप रेशियो टॉल एंड टॉल इज टू शॉर्ट में क्या लिखा गया, 3 लिखा गया टॉल की जगह पे, और एक ड्वार्फ हो गया इसलिए 1 लिखा गया है। तो 3:1 इज द फिनोटाइपिक रेशियो। 3:1 क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक अगर हम बात करेंगे जीन की तरफ, जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर कौन आ गया देखो ना, कैपिटल टी है एक जगह आपका 2 जगह है, कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक जगह स्मॉल टी एंड स्मॉल टी है। जीन के अंदर का कोई बदलाव को बताया जाता है जीनोटाइपिक रेशियो, जो बाहर से देखने पर ये पता नहीं चल पाता। तो इसमें से क्या है ना, एक प्योर टॉल प्लांट है, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है और एक हो गया आपका मिक्स्ड कैरेक्टर, जबकि वो टॉल ही है लेकिन वो क्या हो गया, ये जो प्योर है इसको हमने एक और टर्म है आपका होमोजाइगस कहा जाता है, इनको होमोजाइगस कहा गया। इसे क्या कहा गया, होमोजाइगस, याद रखना इसे। और जो ये जो आपका मिक्स्ड कैरेक्टर है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, अलीलिस डिफरेंट है, इसको हमने कहा हेटेरोजाइगस। तो जीनोटाइपिक रेशियो में कौन आ गया, 2, एक आ गया आपका कैपिटल टी, 2 आ गए आपके कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आ गया आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया ना, 1:2:1। ये था आपका मेंडेलियन क्रॉस, इसको कहा जाता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। क्या कहा इसे ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद रहेगा ये मोनो हाइब्रिड क्यों कहा गया, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लांट की हाइट लिया, यहाँ पे जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था उसमें से मेंडल ने सिर्फ एक ही चूज किया, इसको हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। और देखो और क्या दिया गया, टू कंफर्म जीनोटाइपिक रेशियो ईच F2 प्लांट आर क्रॉस्ड विद प्योर रिसेसिव वैरायटी, इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पर क्या दिया गया देखो ना, जीनोटाइपिक रेशियो को कंफर्म करने के लिए, जीनोटाइपिक रेशियो को कंफर्म करने के लिए जो सेकेंड जनरेशन में जो प्लांट हुए उनको फिर से क्रॉस किया गया, मतलब कि प्योर रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस किया गया। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट को स्मॉल टी प्लांट के साथ क्रॉस किया गया और रिजल्ट क्या आया देख सकते हो ना, एक टॉल हुआ तो एक ड्वार्फ हुआ, मतलब कि यहाँ पर 50% टॉल प्लांट है तो 50% ड्वार्फ प्लांट हुए। और यहाँ पर इसको कहा गया टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है इसे। कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट
while small t are short plant. It means a single copy of t. ये क्या दिखाता है ना, एक सिंगल कैपिटल टी भी अगर रहेगा तो भी प्लांट टॉल ही होगा, डोमिनेंट होगा, क्योंकि कैपिटल टी टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। जबकि अगर दो कॉपी होना चाहिए, दोनों स्मॉल टी होगा, तब जाके प्लांट शॉर्ट होगा और ड्वार्फ होगा। इसको हमने कहा रिसेसिव कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अभी ये डायग्राम भी आपकी एनसीईआरटी में है। पेरेंट जनरेशन देखो, पी मतलब पेरेंट जनरेशन, F1 मतलब कि पहला ऑफस्प्रिंग आया, F2 मतलब कि दूसरा ऑफस्प्रिंग आने पर कहा गया F2 जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F2 मतलब कि सेकेंड फिलियल जनरेशन, सिंपल। अब यहाँ पर मेंडल ने फिर से सीड को प्लांट की हाइट को छोड़ के यहाँ पर फ्लावर के कलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और कलर भी उन्होंने लिया था क्या ना, प्योर आपका ये वायलेट कलर के फ्लावर और प्योर व्हाइट कलर के फ्लावर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर F1 में क्या आ गया, F1 प्रोड्यूस ऑल कलर्ड फ्लावर, मतलब कि सारे कलर फ्लावर के कलर क्या हुए, वायलेट हुए। तो यहाँ पर भी मेंडल ने कंक्लूड किया कि जो वायलेट कलर है ये डोमिनेंट है, और ये व्हाइट कलर क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया। ओके, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव हो गया। F1 के सारे फ्लावर क्या है, डोमिनेंट हुए, मतलब कि सारे कलर पर्पल हुए, वायलेट हुए। और उसके बाद F1 का जब फिर से उन्होंने क्रॉस किया तो क्या हुआ ना, 3:1 रेशियो उनको दिखाई दिया। 3 फ्लावर कलर हुए और 1 फ्लावर आपका व्हाइट हुआ। तो यहाँ पर भी मेंडल ने फुल्ली कंक्लूड हो गए कि जो कैरेक्टर्स होता है वो अगर सिंगल पार्टिकुलर रहेगा, डोमिनेंट ट्रेट अगर सिंगल एलीली है तो वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा, और जबकि रिसेसिव कैरेक्टर होने के लिए किसी के पास दोनों एलीली को इक्वल होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, तब जाके वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो और क्या दिया गया। फिर मेंडल ने निकाला, एक और क्रॉस किया, और इसमें मेंडल ने दो कैरेक्टर एक साथ लिया, मतलब कि प्लांट की हाइट भी लिया और सीड का शेप भी लिया। क्रॉस बिटवीन पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 डिफरेंट कैरेक्टर को एक साथ लिया मेंडल ने, मतलब कि टॉल एंड राउंड देख सकते हो, शॉर्ट एंड रिंकल्ड, शॉर्ट जो कि हाइट है, रिंकल मतलब कि सीड का शेप है। When tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed are crossed, F1 progeny will be tall and round. टॉल प्लांट और राउंड सीड जो कि डोमिनेंट है, डोमिनेंट को कैपिटल में लिखा जाता है और रिसीव को शॉर्ट लेटर में लिखा जाता है, ओके, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो इतना तो आपको पता हो गया होगा अभी तक। तो यहाँ पर दिया गया है टॉल विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड को क्रॉस किया गया, तो सारे F1 प्रोजेनी जो पहला जनरेशन आया वो सब क्या हुए ना, यहाँ पर देख सकते हो टॉल एंड राउंड हुए सबके सब। तो यहाँ पर मेंडल ने देख लिया कि टॉलनेस और राउंड सीड आर डोमिनेंट ट्रेट्स। टॉलनेस तो पहले ही पता चल गया था मोनोहाइब्रिड में ही, राउंड कलर डोमिनेंट है, रिसेसिव है, ये भी कंफर्म हो गया यहाँ पर कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। इफ F1 प्रोजेनी अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन द फॉलोइंग टाइप ऑफ F2 प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड। फिर मेंडल ने क्या किया ना, इस F1 प्रोजेनी को दोबारा क्रॉस किया, और यहां पर क्या दिखा दिया ना, टॉल राउंड सीड, शॉर्ट रिंकल्ड सीड, टॉल रिंकल्ड सीड, शॉर्ट राउंड सीड। फिर से देखो क्रॉस किया गया नीचे। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी का ही है, फिर से उसी को फिर से दिखाया गया है। ये आपका पेरेंट जनरेशन था जिसमें, और यहां पर क्रॉस करने पर क्या रिजल्ट आया देखो, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट showing 2 different characteristics, that is new combinations are formed due to independent inheritance of tall and short and round and wrinkled seed trait. इंडिपेंडेंटली वो इनहेरिट हुए दोनों कैरेक्टर्स। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, जो न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मेंडल ने पहले क्या लिया था, मेंडल ने पहले लिया था टॉल राउंड सीड, शॉर्ट रिंकल्ड सीड लिया था, ओके, जहाँ पर टॉल शॉर्ट, टॉल राउंड डोमिनेंट, शॉर्ट रिंकल्ड रिसीव हो गया। न्यू कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया, टॉल रिंकल्ड शॉर्ट राउंड न्यू कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पर मेंडल ने फिर से उसको लिया, यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन के साथ क्रॉस करवाया, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। जब न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ ना, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टॉल शॉर्ट ट्रीट एंड राउंड सीड विथ रिंकल्ड सीड्स। अब जब मेंडल ने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लिया तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस।
दो दो कैरेक्टर एक साथ लिया गया है। अब देखो राउंड ग्रीन, राउंड यहां पर क्या हो गया डोमिनेंट, ग्रीन आपका हो गया रिसेसिव, ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड रिसेसिव, येलो डोमिनेंट। गैमेट फॉर्म हुआ, इनके बीच में इंटरक्रॉस करोगे तो गैमेट्स कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से गैमेट बना, और इनको क्रॉस किया गया तो जो डोमिनेंट था वही दिखा दिया F1 जनरेशन में। फिर F1 जनरेशन को क्रॉस किया गया, इनको क्रॉस किया गया कुछ इस तरह से स्क्वायर बना के। इस स्क्वायर को क्या कहा जाता है, दिस स्क्वायर इज कॉल्ड प्यूनिट स्क्वायर। आसानी से क्रॉस करने के लिए प्यूनिट स्क्वायर कहा जाता है इसे, ओके, प्यूनिट स्क्वायर कहा गया इसे, क्लियर। इस तरह के क्रॉस करने को प्यूनिट स्क्वायर कहा गया। और देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से आया है रिजल्ट देखोगे। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट इन F2 व्हेन फैक्टर कंट्रोलिंग फॉर सीड शेप एंड सीड कलर रिकम्बाइन फ्रॉम जाइगोट लीडिंग टू फॉर्म F2 ऑफस्प्रिंग। और यहाँ पर इसको क्रॉस करने पर मेंडल ने क्या रिजल्ट निकाला ना, यहाँ पर टोटल क्रॉस करने पर टोटल राउंडेड येलो सीड्स कितने हुए ना 9, इतने नंबर के राउंड येलो सीड्स हुए, रेशियो निकाला तो 9 हुआ। राउंड ग्रीन सीड्स कितने हुए ना 108 राउंड ग्रीन सीड्स हुए, 101 रिंकल्ड सीड्स हुए और 32 रिंकल्ड ग्रीन सीड हुए। उसमें से मेंडल ने टोटल 556 सीड में से इनको जब प्रॉपर रेशियो के थ्रू इन्होंने देखा तो क्या रेशियो आया उनके पास ना 9:3:3:1 रेशियो आया उनके पास। ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था 3:1 था, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया ना 9:3:3:1, ओके। इसका जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछता है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो जीनोटाइपिक रेशियो। अब देखो हाउ डज द ट्रेट गेट्स एक्सप्रेस्ड, ये ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं, सिंपल डीएनए ही होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड is the information source to make proteins in a cell. A section of DNA that provides information for one protein is called gene, for that a protein. एक पार्टिकुलर डीएनए का सेक्शन जो कि पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक प्रोटीन के अंदर ही, उसको जीन कहा गया। जैसे कि देख सकते हो क्रोमोसोम्स जीन फॉर्म हुआ और जीन बना है किससे ना प्रोटीन से बना हुआ है जीन। सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन। क्लास 9 की टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लो जिसमें आपने देखा था न्यूक्लियस की टॉपिक में इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो जीन्स कंट्रोल ट्रेट्स प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। एग्जांपल प्लांट हाइट डिपेंड ऑन ग्रोथ हार्मोन, इट इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू एंजाइम प्रोटीन, दिस एंजाइम सिंथेसाइज्ड ड्यू टू ए जीन। प्लांट का हाइट भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर। और हार्मोन क्या है भाई, हार्मोन ही तो प्रोटीन है। तो दिस एंजाइम सिंथेसाइज्ड ड्यू टू ए जीन, और ये एंजाइम कैसे प्रोड्यूस होता है ना जीन की वजह से प्रोड्यूस होता है जो पेरेंट्स से आया होता है। देखो यहाँ पर दिया गया इफेक्ट एफिशिएंट एंजाइम मोर हार्मोन टॉल प्लांट। एंजाइम ज्यादा होगा, हार्मोन का परसेंटेज भी ज्यादा होगा और प्लांट की हाइट टॉल होगा, सिंपल। अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, हाइट को कौन रेगुलेट करता है ना ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन क्या है, ये भी एक तरह का प्रोटीन है ना, एंजाइम की तरह काम करता है ये। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफाइड हो गया, जीन में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया तो एंजाइम कम प्रोड्यूस होगा और हार्मोन भी कम प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली प्लांट क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो टॉलनेस और शॉर्टनेस डिपेंड करता है जीन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है देखो, हाउ डज ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। ये जो डायग्राम देख सकते हो ये सिंपली सेल डिवीजन का डायग्राम दिया गया है, डिफरेंट स्टेजेस दिया गया है, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज, टेलोफेज। इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो क्लास 11th में जब पढ़ोगे इसके बारे में। और बस नॉर्मली डायग्रामेटिकली इसको दिया गया है, सिंपली एनसीईआरटी में नहीं है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मेंडलियन एक्सपेरिमेंट्स बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट डीएनए इक्वली। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से दोनों पेरेंट इक्वली डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कॉपीज ऑफ सेम जीन्स टू द प्रोजेनी, thus each pea plant inherits two set of all genes. For this each germ cell must have only one gene set. तो यहाँ पर जब मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि दोनों पेरेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जीन्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो फादर से आपको मिलता है 23 क्रोमोसोम्स मिलता है जो कि स्पर्म कैरी करता है, मदर भी 23 क्रोमोसोम्स को कैरी करती है अपनी ओव्यूम में, और दोनों मिलके
बनाते हैं 46 क्रोमोजोम्स। तो इसमें से 23 में से फॉर एग्जाम्पल क्रोमोजोम नंबर 1 हो गया, क्रोमोजोम नंबर 1 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर जो 1 है ये हाइट के लिए है, ये किसके लिए है ना, हाइट के लिए होता है ये, ओके। तो सेम मदर का भी क्रोमोजोम 1 क्या होगा, हाइट के लिए ही होगा, और यही दोनों आपस में क्या होंगे, ऐसे मिक्सअप होंगे, आपस में बाइंडिंग होंगे ये आपस में। जब बाइंडिंग होंगे तो कैरेक्टर क्या होगा ना, पार्टिकुलर उनका एक कॉपी बन जाएगा जीन्स का। Thus each pea plant inherit two set of genes, all genes। तो ऑब्वियसली जब दोनों इक्वली कैरेक्टर्स हाइट के लिए ही एक पार्टिकुलर क्रोमोजोम है तो दोनों आपस में मिक्स होंगे, इसलिए हमने क्या रखा था, दो कैपिटल टी लिखा गया था, है ना। अलीली दो लिखा गया, हमेशा अलीली पेयर में ही रहता है, सिंगल में नहीं लिखा जाता कभी भी। अब देखो क्या दे रहा, in Mendel's experiment the characteristics R and Y, capital and small y, independently inherited because they are not linked। obviously R is for, R किसके लिए था, राउंडनेस के लिए था, और स्मॉल y किसके लिए था, यहां पर देखोगे तो स्मॉल y मैंने जो लिया था, स्मॉल y किसके लिए लिया था ना, यहां पर ग्रीन कलर के लिए लिया था। राउंड एंड ग्रीन ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है, राउंड जबकि सीड का शेप है, ग्रीन जबकि सीड की कलर है, तो इसके लिए क्या है, अलग अलग जीन्स है, तो ये आपस में कभी भी क्या होंगे, कभी भी पेयर नहीं बनाएंगे, और ये हमेशा इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, हमेशा क्या तरह इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड। इनमें से कोई लिंक नहीं बनने वाला, क्योंकि जैसे मैंने कहा पार्टिकुलर कैरेक्टर ही दूसरी कैरेक्टर को पार्टिकुलर कैरेक्टर के साथ ही पेयर बनाता है। जैसे फादर की हेयर कलर के लिए जो पार्टिकुलर क्रोमोजोम है, मदर की हेयर कलर का पार्टिकुलर क्रोमोजोम के साथ ही वो पेयर बनाएगा जब ये सेल डिवीजन होता रहता है। ये जो दिया गया है यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हो, इसके बारे में ऐसे वो पार्टिकुलर पेयर ही बनाते हैं, और अगर डिफरेंट क्रोमोजोम्स रहा तो वो आपस में लिंक नहीं होगा। दिस इंडिकेट्स दैट ईच जीन सेट इज नॉट इन ए सिंगल डीएनए थ्रेड। ये भी ये बताता है कि जो each gene set is not a single DNA thread, that is not in a whole gene set but in a separate independent pieces is called chromosomes। ऐसे क्रोमोजोम्स है 23 क्रोमोजोम्स है फादर से जो स्पर्म कैरी करके आता है, 23 क्रोमोजोम हुआ मदर से जो कि ओव्यूम के अंदर होता है, और ये जब आपस में फ्यूज होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है ना, पार्टिकुलर क्रोमोजोम के साथ ही वो पेयर बनाता है हमेशा, ओके। और क्या देगा देखो, द ईच सेल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोजोम, 1 ईच फॉर मेल पैटर्नल एंड फीमेल मैटरनल पेरेंट। ऑब्वियसली हर एक क्रोमोजोम के पास क्या है, 2 कॉपीज है, और एक जो कि फादर से आया हुआ है, दूसरा एक मदर से आया हुआ है। एवरी जर्म सेल टेक्स 1 क्रोमोजोम दैट इज मैटरनल और पैटर्नल। तो हर एक जर्म सेल जो होता है, जर्म सेल क्या होता है, एवरी जर्म सेल की जो बात हो रही है, हर एक जर्म सेल जो यहाँ पर लिखा गया है, जर्म सेल जो आगे चल के और डिवाइड होगा और वो कैरेक्टर को आपके अंदर दिखाएगा, क्योंकि स्पर्म एक सेल था, ओव्यूम एक सेल था, है ना, सिंगल सेल था, ये आपस में फ्यूज हुए तो 2 ही सेल हुआ ना, तो आप डिप्लॉयड की नहीं हो, आपके अंदर इतने सारे सेल्स कहाँ से आया ना, ये दोनों मिलके नंबर ऑफ कॉपीज बनाए, खुद डिवाइड होते होते बहुत सारे सेल बनाए, मिलियन ऑफ सेल्स बनाए, है ना। तो यहाँ पर ही दे रहा है एवरी जर्म सेल टेक्स 1 क्रोमोसोम मैटरनल और पैटर्नल, व्हेन 2 germ cells combine they restore the normal chromosome number in the progeny, it ensures the stability of DNA of the species। जब दोनों जर्म सेल्स कंबाइन होते हैं तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर बताता है, और ये बताता है कि डीएनए की स्टेबिलिटी को दिखाता है। ये सच ए मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आल्सो फॉलो सिमिलर रूल ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म की बात हो रही है ये सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के पास ये दिखाता है, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, जबकि ये सेक्सुअली ये भी दिखाता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए होता है बहुत लेकिन बहुत ही कम होता है ये कंपेयरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आता है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन।
ये भी आपके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहा है या फिर आएगा या फिर आ चुका है वो मेल है या फीमेल है, ये भी आपकी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। अब ये कैसे होता है देखो, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, सम स्पेसीज रिले एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज। अब ये टॉपिक हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंसानों का देख लेते हैं। देखो तो पहले उस टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे इंसानों में। देखो अभी देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स क्या रहेगा ऑफस्प्रिंग का, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। कुछ स्पेसीज होते हैं जो कि एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो एग के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। कुछ रेप्टाइल्स में ये डिसाइड करता है कौन, एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करता है, बाहर का टेम्परेचर डिसाइड करता है। जैसे कि आपकी टर्टल हो गया, टॉर्टोइज, वो जब एग देता है सी शोर के पास, एग देने के बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो सारे एग से जो न्यू टॉर्टोइज आएगा वो क्या होगा, वो सारे मेल होंगे, है ना। अगर टेम्परेचर थोड़ा ह्यूमिड रहा, कोल्ड रहा, तो सारे एग से जो टॉर्टोइज निकल के आएगा वो सब फीमेल होंगे। तो यहाँ पर मेल डिसाइड नहीं करता, मेल और फीमेल इस चीज़ को डिसाइड नहीं करते कि ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसा होगा। ये एक एग्जाम्पल था। इन एनिमल्स सच एज स्नेल, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो चेंजेस सेक्स। स्नेल की कैटेगरी में क्या होता है ना, एक पार्टिकुलर स्नेल अपने सेक्स को चेंज भी कर सकता है, मतलब मेल से फीमेल भी हो सकता है, फीमेल से मेल भी हो सकता है अपनी लाइफ स्पान के अंदर। बट इंसानों में सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल बी बॉय और ए गर्ल। ये किस में होता है ना, इंसानों में होता है। यहाँ पर ना जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, आपकी पेरेंट डिसाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब देखो थोड़ा और दिया गया इसके बारे में, डायग्राम को भी समझेंगे अभी। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर, सारे क्रोमोसोम्स पेयर नहीं होते। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव मैटरनल एंड ए पैटर्नल कॉपी एंड हैव 22 सच पेयर, बट वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट ऑलवेज ए परफेक्ट पेयर। अब देखो क्या दिया गया, ह्यूमन क्रोमोसोम, पहली बात तो यह है कि सारे क्रोमोसोम पेयर नहीं होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो मदर से आया है और फादर से भी आया है, उनका जो कॉपी बना है, तो यहाँ पर दिया गया 22 सच पेयर्स है। तो मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पेरेंट्स जो आया है, फादर से जो आया है आपका, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 22 पेयर बनता है, 22 पेयर बना, इसमें से कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, इसमें से कोई भी सेक्स क्रोमोसोम, ये सब ऑटोजम्स कहलाता है। दे आर कॉल्ड ऑटोजम्स, मतलब कि जो आपकी बॉडीली कैरेक्टर को कैरी करते हैं, एक्सक्लूडिंग सेक्स क्रोमोसोम्स। आपकी मेल हो या फीमेल हो इसको वो नहीं बताते, बाकी सब चीज को वो कैरी करते हैं। कितने क्रोमोसोम, 22 पेयर। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 पेयर होता है, टोटल 23 पेयर होता है ना। इन 23 पेयर में से 22 पेयर को हमने कहा ऑटोजम्स कहा। क्या कहा, ऑटोजम्स कहा गया, ओके। और एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो हमेशा परफेक्ट पेयर नहीं होता, इम्परफेक्ट भी हो सकता है कुछ केसेस में। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है, क्या देखो डायग्राम देखो, मेल बॉडी के पास क्या है, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X एंड Y है ना। फीमेल बॉडी के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है 2 X क्रोमोसोम्स होता है। तो यहाँ पर वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर दैट इज कॉल्ड X क्रोमोसोम्स, बट मेल हैव ए मिसमैच्ड पेयर दैट इज ए नॉर्मल साइज X एंड ए शॉर्ट Y क्रोमोसोम। हमेशा X क्रोमोसोम नॉर्मली होता है और Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, ओके। अब देखो मेल की गैमेट में, मतलब स्पर्म के पास आइदर X क्रोमोसोम होगा या फिर Y क्रोमोसोम होगा, क्योंकि गैमेट के पास, गैमेट कैसा होता है ना, गैमेट हैप्लॉइड होता है, मतलब कि हमारे सेल के अंदर जो 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, जबकि गैमेट्स के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होता है। तो जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है मेल बॉडी से, वो आइदर X क्रोमोसोम को कैरी करेगा या फिर Y क्रोमोसोम को कैरी करेगा। बट यहाँ पर फीमेल बॉडी के पास, यहाँ पर हमने देखा परफेक्ट पेयर होता है, तो फीमेल बॉडी के पास होमोजाइगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कि 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल बॉडी के पास। जबकि जब ओव्यूम बनेगा, ओव्यूम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं, है ना।
23 को होगा, पेयर नहीं होगा यहाँ पर। 23 में से 22 तो हमने कह दिया, ऑटोजम्स कहा हमने, एक जो रह गया वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ पर सिंगल एक्स लिखा गया है। और यहाँ पर एक्स और वाई होगा। यहाँ पर मेल बॉडी, मेल के पास जो क्रोमोसोम्स होता है सेक्स क्रोमोसोम वो हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है ना, एक एक्स कैरी करेगा या फिर एक वाई क्रोमोसोम कैरी करेगा, इसलिए यहाँ पर दो स्पर्म का डायग्राम दिया गया है, जबकि ओव्यूम के पास एक्स ही रहेगा, सिंपल। अब अगर यहाँ पर दिखाई देगा, देखो क्या दिया गया, अगर जिस स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है वो अगर फ्यूज होता है ओव्यूम के साथ तो क्या बनेगा, जाइगोट के अंदर क्या हो गया ना, दो एक्स क्रोमोसोम आ गया, दो एक्स क्रोमोसोम आ गया। और दो एक्स क्रोमोसोम क्या दिखाता है ना, एक फीमेल बॉडी को दिखाएगा, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या होगा, वो फीमेल होगा, गर्ल चाइल्ड होगा। अगर मेल बॉडी का वाई क्रोमोसोम, मेल बॉडी में जो स्पर्म है अगर वो वाई को कैरी करता है, वो अगर फ्यूज हो गया ओव्यूम के साथ तो यहाँ पर एक्स वाई बनेगा, हेटेरोजाइगस क्रोमोसोम फॉर्म होगा और वो एक मेल चाइल्ड बनेगा। तो यहाँ पर दे रहा है हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय एंड हाफ विल बी गर्ल, ऑल चाइल्ड इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। सारे चाइल्ड के पास एक्स क्रोमोसोम मदर से ही आता है, सबके पास, आपके पास भी है, आपकी ब्रदर एंड सिस्टर के पास भी है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है, आप मेल हो तो आपके पास फादर की वाई क्रोमोसोम आया हुआ है, और अगर आप फीमेल हो तो आपके पास फादर से एक्स क्रोमोसोम आया हुआ है। इतना को क्लियर है? इस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है आपकी बॉडी में, और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। अब यहाँ पर दिया गया, देखो लास्ट लाइन में, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय फादर। ऑब्वियसली इस फ्लो चार्ट से हमने क्या देखा कि फादर ही है जो डिसाइड करता है ऑफस्प्रिंग का सेक्स कैसा होना चाहिए। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो मेल चाइल्ड होगा, अगर फादर ने एक्स क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट किया तो फीमेल चाइल्ड होगा। ए चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर विल बी ए गर्ल एंड हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम विल बी ए बॉय, जो हमने अभी देखा यहाँ पर। इस तरह से ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इससे भी। इसके साथ आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। इवोल्यूशन टॉपिक जो एनसीईआरटी से एक्सक्लूड है, हटा दिया गया है, तो सिर्फ आपको इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक को पढ़ना है। इसके साथ आपका ये हेरिडिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखना है आपको। प्रॉपर एक्टिविटी जो भी दिया गया, एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है, डायग्राम को समझो। डाइहाइब्रिड क्रॉस में बहुत सारे मिस्टेक्स कर लेते हो, उसको ध्यान देना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो चलो मानते सिंपल है, डाइहाइब्रिड क्रॉस को ध्यान देना है। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये भी आपको देखना है अच्छी तरह से। मेंडल जो प्रपोज किया था इनहेरिटेंस के ऊपर, लॉ टर्म्स याद रखना है, फैक्टर क्या होता है, एलीलीज क्या है ना, इन सबको आपको देखना है। इसके साथ इस चैप्टर को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। जय जगन्नाथ।